नमस्कार। नव वर्ष 2023 के इस पहले टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। टॉप न्यूज में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी संग्रह में फिर हुई वृद्धि। दिसंबर 2022 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक रहकर 1,49,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा जीएसटी संग्रह। बिजली की खपत और पेट्रोल डीजल की मांग भी बढ़ी। नोटबंदी मामले में सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाया जा सकता है फैसला। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष विश्व स्तर पर उत्साह के साथ शुरू। मोटे अनाज के स्मार्ट सुपर फूड के रूप में लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने की होगी कोशिश। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा। कश्मीर के राजौरी में आतंकवादी हमला। हिंदुओं को एक बार फिर बनाया गया निशाना। 4 की मौत, कई घायल। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। 5 जनवरी को पूरे सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर में हिंदू परिवारों पर हमले लगातार जारी हैं। रविवार देर शाम कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने 3 हिंदू परिवारों के घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस आतंकवादी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 4 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7:15 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी के पास गोलीबारी की घटना हुई। इसमें एक महिला और एक बच्चे सहित एक हिंदू परिवार के 8 लोग घायल हो गए। बाद में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि 2 अन्य लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अन्य को इलाज के लिए जीएमसी राजौरी अस्पताल ले जाया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उधर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में रविवार एक बार फिर से भगदड़ मच गई। इनमें 3 लोगों की मौत हो गई। 4 दिनों के भीतर ये दूसरा अवसर है जब चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रमों में भगदड़ मची है। इससे पहले बुधवार को 28 दिसंबर को नेल्लोर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। हम आपको बता दें कि गुंटूर जिले में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल भी हो गए। पुलिस ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने आगामी त्योहार पोंगल के लिए उपहार बांटने की योजना बनाई थी। टीडीपी नेताओं ने रविवार को दोपहर 2 बजे जनसभा की व्यवस्था की। चंद्रबाबू नायडू बैठक पूरी होने के बाद चले गए। हालांकि लोग उपहार लेने के लिए दौड़ पड़े और इस दौरान भगदड़ मच गई और ये हादसा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। ये टिकाऊ कृषि में मोटे अनाज की स्मार्ट सुपर फूड के रूप में इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा होगा और इसके प्रतिनिधि इसका स्वाद लेने, किसानों से मिलने और स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों में हिस्सा ले पाएंगे। और हम आपको बता दें कि मोटा अनाज का अनुभव भी इस दौरान उनको मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और भारतीय दूतावासों ने मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में एक केंद्रित महीना आवंटित किया है। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक था।
भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में सामान्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। वर्ष 2008 में वाणिज्य दूत पहुंच पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार दोनों देश प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान प्रदान करते आए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदी और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची सौंपी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को 51 भारतीय नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की एक सूची दी है, जो भारतीय हैं या उन्हें भारतीय समझा जा रहा है। सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत में रह रहे सामान्य नागरिक कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों तथा उनकी नौकाओं को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान से 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा गया है। इसकी वजह यह है कि या तो इनकी सजाएं पूरी हो चुकी है या फिर इनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रविवार को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से वियना में मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे दोस्त के साथ 2023 की मेरी पहली डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखकर मैं खुश हूं। वियना में पारंपरिक नए साल के संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2023 में अपने पहले राजनयिक कार्यक्रम के तहत रविवार को ऑस्ट्रिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और चांसलर कार्ल नेहमर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनकी व्यक्तिगत बधाई भी दी। दोनों देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे एस जयशंकर ने नए साल पर आयोजित वियना फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम में जाने से पहले चांसलर कार्ल नेमर से भी मुलाकात की। उन्होंने कल वियना में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और शुरुआत से ही भारत का प्रयास बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रहा है। उन्होंने कहा कि मतभेदों को हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता। 27 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा 2023 में दोनों देशों के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंध पूरे होने पर हो रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति लौट आई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में तापमान गिरने और 3 जनवरी को शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। दिल्ली में कल तापमान अधिक की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही डालेंगे व्यापार और अच्छे खेल जगत के तमाम समाचारों पर। बने रहिए हमारे साथ। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी कहीं बड़े हैं। संघर्ष है भरपूर, देख चाहे कोई भी दिशाएं। हाँ, भरपूर है मेरे हौसले और मैंने थामी है आशाएं। इस बार अपना आसमां में होगी हमारी बात, आपकी बात, हम सबकी बात। देखना ना भूलिएगा सोमवार शाम 6 बजे अपना आसमां, सिर्फ सनसद टीवी पर।
परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण। परमवीर चक्र का शाब्दिक अर्थ है वीरता का चक्र। संस्कृत के शब्द परम, वीर और चक्र को मिलाकर यह शब्द बना है। एक ऐसा अलंकरण जिसका नाम सुनकर ही रगों में जोश की लहर दौड़ जाती है। यह अलंकरण सर्वोच्च कोटि की शूरवीरता, बलिदान और त्याग के लिए हमारे रणबांकुरों को दिया जाता है। अब तक ये सम्मान मरणोपरांत ही दिया गया है। बहुत ही कम ऐसे अवसर आए हैं जिनमें यह सम्मान किसी नायक को जीवित रहते मिला हो। इस पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। फिलहाल भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी परमवीर चक्र के पात्र हो सकते हैं। भारत रत्न के बाद यह सबसे प्रतिष्ठित अलंकरण माना गया है। आप इस अलंकरण की अहमियत का अंदाजा इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि 1950 से लेकर आज तक ये केवल 21 सैनिकों को ही दिया गया है। परमवीर चक्र का डिजाइन एक विदेशी मूल की भारतीय महिला सावित्री खालोनकर उर्फ सावित्री बाई ने किया था। आपकी जानकारी के लिए 1950 से अब तक परमवीर चक्र के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को बंद करने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाए जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2 जनवरी को यानी कि आज इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन की 11 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। राजस्थान के पाली में बांद्रा टर्मिनस जोधपुर में सूर्यनगरी एक्सप्रेस की 11 बोगियां आज सुबह बेपटरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसा सुबह 3:27 पर हुआ। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है। रेलवे ने राहत ट्रेन दुर्घटनास्थल पर भेज दी है। इसके साथ ही रेलवे द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO ने कहा है कि यात्री और उनके परिजन किसी भी जानकारी के लिए 138 और 1072 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य है। जी हां, कल से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत की यात्रा पर आने से 72 घंटे पहले ये टेस्ट कराया जाना चाहिए। विश्व भर में कोविड की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र से भाजपा के चुनाव पूर्व अभियान की शुरुआत करने वाले हैं JP नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव पूर्व अभियान की शुरुआत करेंगे। JP नड्डा चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोकसभा प्रवास योजना के तहत अपने दिन भर के प्रवास के दौरान बैठक और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की आज से 7 जनवरी तक गोवा में अपनी अखिल भारतीय समन्वयक बैठक आयोजित करेगा। बैठक में RSS सर संचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और RSS के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं।
तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाली हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के नजरुल मंच में सांसदों, विधायकों, जमीनी स्तर के नेताओं से मिलेंगी और पंचायत चुनावों के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी। इस दौरान तृणमूल कार्यकर्ता लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनके साथ जनसंपर्क बढ़ाएंगे। नासिक की एक पॉलिथीन फैक्ट्री में आग से 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुंडे गांव में एक निजी फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कम 2 महिलाओं की मौत हो गई और 19 कामगार घायल हो गए। घायलों को नासिक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नासिक पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती कामगारों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्य सरकार ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। धर्मांतरण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें अंतर धार्मिक विवाह के कारण धर्मांतरण को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती दी गई है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ अधिवक्ता विशाल ठाकरे और एक गैर सरकारी संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हीराबाग की स्मृति में गुजरात के वडनगर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाग की स्मृति में कल गुजरात के वडनगर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। हीराबाग का निधन 100 वर्ष की आयु में अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में हो गया था। आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE आज से 14 फरवरी तक 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने वाला है। बोर्ड से देश और विदेश में 28,000 से अधिक स्कूल संबंधित हैं। इनमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट तय शेड्यूल के भीतर किया जाएगा। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी सेहत बेहद खराब थी। वेटिकन के स्पोक्सपर्सन मोटेओ ब्रूनी ने बताया कि शनिवार सुबह 9:34 पर पोप बेनेडिक्ट ने अंतिम सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में रखा जाएगा। 5 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेनेडिक्ट ने अप्रैल 2005 से फरवरी 2013 तक कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा है कि पोप बेनेडिक्ट के निधन से वो दुखी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन चर्च और ईसा मसीह को समर्पित कर दिया। उन्हें समाज के लिए उनकी सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पोप बेनेडिक्ट के निधन पर शोक की लहर फैल गई है और दुनिया भर से उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। मेक्सिको के सीमावर्ती शहर जुआरेज शहर में एक जेल में कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि जेल हमले में मरने वालों में 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदी शामिल हैं, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। कम से कम 24 कैदी इस हमले के बाद भाग निकले हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि हमला किसने किया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि हमलावर स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 7 बजे बख्तरबंद वाहनों में जेल पहुंचे और गोलियां चलाईं। शहर के एक हिस्से में बाद में दिन में 2 और ड्राइवर्स की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र हमले में उनकी मौत हुई है। राज्य अभियोजक ने ये नहीं बताया कि क्या तीनों घटनाएं संबंधित थी। इस पूरे घटनाक्रम में 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदियों की भी मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं और कम से कम 24 कैदी
भाग भी निकले हैं। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान 18,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा को मुकदमा चलाकर फांसी देने की तैयारी की जा रही है। अब तक 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 2 युवकों को फांसी पर लटकाया भी जा चुका है, जबकि 3 ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इनमें से एक की अपील खारिज कर मौत की सजा बरकरार रखी गई है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की गोलीबारी में अब तक 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। अब ईरानी लोग कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जुट गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी नेतृत्व के शुरू हुआ हिजाब विरोधी प्रदर्शन अब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में बदल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान 18,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,000 से ज्यादा को मुकदमा चलाकर फांसी देने की तैयारी की जा रही है। अब तक 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और 2 युवकों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव में हम बता दें, बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा था। काफ़ी दिनों तक बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। वहीं उनके समर्थक भी लूला का विरोध कर रहे थे। लूला डा सिल्वा का शपथ समारोह एक कार परेड, संगीत प्रदर्शन और वर्कर्स पार्टी के सदस्य के भाषण के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम को जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा हिंसा की कथित धमकियों के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। लूला ने सदन में एक भाषण में कहा कि हम ब्राजील का पुनर्निर्माण करेंगे, जो इस राष्ट्र ने हाल के वर्षों में खोया है। उसे फिर से खड़ा करने के लिए हम अपने सभी प्रयासों को निर्देशित करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। ना यूक्रेन हार मानने को राजी है, ना वहां के रहवासी जिंदा दिली छोड़ने को। धमाकों और सायरन की आवाज अब यहां रोजमर्रा की बात हो चुकी है। इन सबके बीच यूक्रेन वासियों ने नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया, तो राजधानी कीव की पुलिस ने भी बंकर में बैठकर गिटार बजाते सैनिकों की फोटो ट्वीट कर कहा, यह है रूस की मिसाइलों को हमारा जवाब। नए साल से पहले दिन भी यूक्रेन ने रूस और यूक्रेन युद्ध जारी रहा। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि राजधानी कीव पर 31 दिसंबर की सुबह से 1 जनवरी की दोपहर तक हमला करने आए 45 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वहीं रूसी समाचार एजेंसी RIA ने बताया कि दोनेत्स्क में यूक्रेनी हमले में 6 रूसी लोगों की मौत हुई है। रूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला एक रिहायशी इलाके पर किया गया। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि शनिवार रविवार के बीच रूस ने यूक्रेन के 12 ड्रोन, 4 रडार और 2 हॉवित्जर तोपों को तबाह किया। इसके अलावा कुपियांस्क में 40 यूक्रेनी सैनिकों को भी मार गिराया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर GST संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक रहा। दिसंबर 2022 में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST का सकल संग्रह 1,49,000 करोड़ से अधिक रहा। इसमें केंद्रीय GST के 26,711 करोड़ रुपए, राज्य GST के 33,357 करोड़ रुपए, एकीकृत GST के 78,434 करोड़ रुपए और उपकर के 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 में GST राजस्व 15% अधिक रहा। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात में होने वाली आय 8% अधिक रही और घरेलू लेन देन से होने वाली आय में 18% की वृद्धि देखी गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दिसंबर 2022 में नियमित निपटान के बाद
केंद्र का कुल राजस्व 63,380 करोड़ रुपए और राज्यों का 64,451 करोड़ रुपए रहा। वहीं भारत की बिजली खपत दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 11% से अधिक की वृद्धि के साथ 121.19 अरब यूनिट रही। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में बिजली की खपत 109.17 अरब इकाई रही थी, जबकि दिसंबर 2020 में खपत 105.62 अरब इकाई से अधिक थी। एक दिन में सर्वाधिक मांग की आपूर्ति दिसंबर 2022 में बढ़कर 205.03 गीगावाट हो गई है। देश में इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र में खपत बढ़ने से देश में पेट्रोल और डीजल की मांग दिसंबर में सालाना आधार पर काफ़ी बढ़ गई है। पिछले साल के दिसंबर 2022 में पेट्रोल की बिक्री 8.6% बढ़कर 27.6 लाख टन, जबकि 2021 में इसी महीने में 25.4 लाख टन खपत हुई थी। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते पिछले 2 सालों से भारत काफ़ी प्रभावित रहा। इसके कारण दिसंबर 2022 की तुलना में बिक्री 13.3% और महामारी से पहले यानी कि दिसंबर 2019 में 23.2% अधिक रही। वहीं मासिक आधार पर बिक्री 3.7% बढ़ी है। देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की बिक्री पिछले महीने दिसंबर 2022 में 13% बढ़कर 73 लाख टन हो गई। दिसंबर 2020 की तुलना की जाए तो इसकी तुलना में डीजल की खपत 14.8% और 2019 की तुलना में 11.3% अधिक थी। और अब नजर खेल जगत के बड़े समाचारों पर। नए साल के जश्न के बाद अब भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज में घमासान होना है। दोनों टीमों के बीच 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ होगा। वहीं इस श्रृंखला के लिए दोनों टीमों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस सीरीज में चोट के कारण रोहित शर्मा एक्शन में नजर नहीं आएंगे। ऐसे में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली भिड़ंत में सबकी निगाहें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 3 जनवरी को यानी कि कल खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कुल 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर स्थित शिकारपुर के अहमदगढ़ गांव निवासी गौरव मीणा ने थाईलैंड की धरती पर भारत का झंडा गाड़ दिया है। गौरव ने जूनियर रोइंग एशियन चैंपियनशिप 2022 में चीन और ईरान को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। भारत लौटने पर शिकारपुर में लोगों ने फूल माला पहनाकर गौरव मीणा का जमकर स्वागत किया। हम आपको बताते हैं कि जूनियर रोइंग एशियन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था, जिसमें भारत के गौरव मीणा ने चीन और ईरान के खिलाड़ियों को हराकर स्वर्णिम सफलता हासिल की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 2 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 2 जनवरी साल 1954 को भारत के 2 नागरिक पुरस्कारों की स्थापना हुई। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इन पुरस्कारों में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण शामिल थे। बाद वाले पुरस्कारों में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, जिन्हें जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया। इन नागरिक सम्मानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। साल 1954 में शुरू हुए भारत रत्न से नवाजे गए
पहले 3 व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। सरकार ने अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2014 में पहली बार सरकार ने खेल को भारत रत्न की श्रेणी में सम्मिलित किया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे गए सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं।